देखते हैं विद्युत धारा प्रदान करते हैं। तो जैसे ही हम विद्युत उपकरणों को विद्युत धारा प्रदान करते हैं तो उनका विद्युत धारा का कुछ भाग तो उन उपकरणों के काम आता है, जबकि शेष बचा हुआ भाग जो विद्युत धारा का है वो ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाता है। जैसे हम बात करें पंखा, ये पंखा लगा हुआ है, तो इस पंखे को हम विद्युत धारा दे रहे हैं, और विद्युत धारा जब दे रहे हैं तो विद्युत धारा का उपयोग इसकी मोटर कर रही है इसकी पंखड़ियों को घुमाने में। लेकिन ये लगातार यदि घूमता रहा तो लगातार घूमने के बाद ये क्या होता है, गर्म हो जाता है, यानी कुछ विद्युत धारा का क्षय ऊष्मा के रूप में कर दिया। इसी को हम कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। क्या कहते हैं इसे? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो यानी कि हम किसी उपकरण को हम विद्युत धारा प्रदान करें, बोलो मत, आवाज मत करो, और विद्युत धारा दें, और देने के बाद कुछ विद्युत धारा तो उस उपकरण द्वारा काम में ले ली जाए, और कुछ भाग जो शेष बचा भाग है वो क्या है, उपकरण द्वारा ऊष्मा के रूप में क्षय कर दी जाए, ऊष्मा के रूप में क्षय कर दी जाए। यानी कि अब जब ऊष्मा के रूप में क्षय करेगा तो पंखा गर्म हो जाएगा। जैसे हम पंखे का उदाहरण लें तो पंखा अपनी पंखुड़ियों को घुमाने के लिए क्या करता है, विद्युत धारा उपयोग करता है, लेकिन शेष जो विद्युत धारा है वो ऊष्मा के रूप में, यानी पंखा गर्म हो गया, और गर्म हो गया तो इसे हम कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। क्या कहते हैं इसे? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के ऊपर जो उपकरण काम करते हैं, अब उन उपकरणों की यदि हम बात करें तो विद्युत केतली है, चाय वगैरह बनाने काम आती है। इसके बाद में विद्युत हीटर है, विद्युत गीजर है, तंदूर है। ये ऐसे उपकरण हैं जो किसके ऊपर काम करते हैं, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के ऊपर काम करते हैं, यानी विद्युत धारा का ऊष्मा के रूप में क्षय करते हैं, और उस ऊष्मा का उपयोग इन उपकरणों में किया जाता है। तो हम क्या मान रहे हैं कि मान लिया कि कोई उपकरण है या कोई प्रतिरोधक है, जिसका प्रतिरोध है R, जिसका प्रतिरोध कितना है R, और उसमें प्रवाहित जो विभवांतर है वो V है, विभवांतर प्रवाहित कितना है V। यदि उसमें आवेश Q T समय तक प्रवाहित होता है, T समय तक प्रवाहित होता है, तो उसकी शक्ति कितनी होगी, मतलब कि उसके द्वारा उपयोग की गई शक्ति या विद्युत ऊर्जा कितनी खर्च होगी। T समय तक प्रवाहित हो तो उसकी हमें निकालनी है शक्ति, यानी विद्युत ऊर्जा की कितनी काम में ली है, तो उससे हम निकालते हैं विद्युत ऊर्जा की क्षय। तो विद्युत ऊर्जा की क्षय या फिर विद्युत शक्ति जो होगी वो हो जाती है P बराबर V इंटू I। अब यहाँ पर हम क्या करें, I की जगह I जानते हैं, हमने पहले पढ़ा है कि आवेशों के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो I बराबर Q अपॉन T ये भी होता है, तो अभी और I की जगह क्या रख दें, Q अपॉन T। तो ये फॉर्मूला भी होता है, और P बराबर VI ये फॉर्मूला भी होता है। ये है विद्युत शक्ति का, यानी कि विद्युत ऊर्जा क्षय का, विद्युत ऊर्जा क्षय। ठीक है, ये तो शक्ति P बराबर VI। अब हम क्या करते हैं, इसके दोनों और T से गुणा करते हैं, दोनों क्या करते हैं, T से गुणा, तो ये हो जाएगा P इंटू T बराबर VI इंटू T। ये हो गया। P इंटू T होता है ऊष्मा, क्या होती है, ऊष्मा, क्योंकि ये शक्ति इंटू समय, तो कार्य, तो विद्युत ऊर्जा में किया गया कार्य है वो ये होता है शक्ति गुणा समय, और कार्य ऊर्जा होती है, ऊर्जा ऊष्मा होती है, तो ये बढ़ जाएगी ऊष्मा। तो P इंटू T ऊष्मा, यानी विद्युत ऊर्जा की, विद्युत ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा की क्षय, और क्षय किस रूप में हो रहा है, ऊष्मा के रूप में। तो ऊष्मा H बराबर बढ़ जाएगी VIT, ये बढ़ जाएगी VIT, H बराबर VIT। अब हम क्या करें, यहाँ पर
V बराबर आर आई रख दे, V बराबर आर आई ओम के नियम से, ओम का नियम तो पढ़ा है ना तुम लोगों ने, नहीं पढ़ा? तो ओम के नियम से V बराबर आर आई रखेंगे तो क्या बन जाएगा, V की जगह आर आई रख दो इंटू आई टी है ही पहले का, तो ये बन गया H बराबर आई स्क्वायर आर टी, और इसे हम बोलते हैं जूल का तापन नियम। इसे हम क्या बोलते हैं, जूल का तापन नियम, जूल का तापन नियम। कार्य का मात्रक क्या होता है, अरे कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, जूल, तो वही जूल है ना। इसने क्या किया है, विद्युत धारा के द्वारा होने वाली ऊष्मा चयन, उसके लिए एक फॉर्मूला दिया, तो वो ये था H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो जूल का तापन नियम है H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये है जूल का तापन नियम। ठीक है, तो तुम्हारे जो क्वेश्चन था ना वो ये था, ठीक है, P बराबर V इंटू आई, तो शक्ति निकली है। अगर इसको समय से बना दो, P बराबर V आई तो है, इसमें I की जगह क्या था, ठीक रखना था, जितना उपकरण जितने समय तक चलाया वो, तो P बराबर V आई, यहाँ पर V शक्ति निकालनी थी तो इसको P इंटू टी कर देना था, करना था कि नहीं करना था? भाई इधर वाले से कोई मतलब नहीं है, P बराबर V आई होता है, लेकिन इधर वाले तो मतलब हमें शक्ति निकालनी है, तो शक्ति P इंटू टी होगी, तो उपकरण की शक्ति 100 वाट, कितने समय तक, तो वो निकल गई ऊष्मा, ऊष्मा इतनी निकली, ऊष्मा से फिर हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, ऐसे ही करना था। तो ये है जूल का तापन नियम। तो इसमें जूल के तापन नियम में कुछ बातें हैं कि जूल के तापन नियम के अनुसार सहित ऊष्मा कालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। तुम इसे ऐसे देखो ना, अगर ये नियम बनाना होता तो कैसे बनाते, थ्योरेटिकल रूप में जो थ्योरी पढ़ते हैं कि किसी चालक तार जिसका प्रतिरोधक R है, उसमें यदि विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उस चालक तार द्वारा सहित ऊष्मा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। तो ऊष्मा उस चालक तार के प्रतिरोध R के समानुपाती होती है, ऊष्मा उस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के समय के समानुपाती होती है। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, तीनों को पकड़ो और तीनों पकड़े मिला दो, और मिलाने के बाद क्या बनता, आई स्क्वायर आर टी, तो वही तो बन गया है। अब हम उल्टा कर रहे हैं, उल्टा कैसे कर रहे हैं कि हमारे पास फॉर्मूला है, अब हमें समानुपाती निकालना है। तो H समानुपाती किसके, चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती। तो जूल के नियम के अनुसार क्षयित ऊष्मा जो है, क्षयित ऊष्मा H इसके समानुपाती होती है, चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। नंबर दूसरी बात, क्षयित ऊष्मा जो है चालक तार के प्रतिरोध R के समानुपाती होती है, और क्षयित ऊष्मा उस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा जितने समय तक प्रवाहित हुई है उस समय के भी समानुपाती होती है। ठीक है, तो ये है जूल का तापन नियम। तो ये तीनों बातें अच्छी तरह याद रखनी है, और जूल का तापन नियम है तो याद रखना ही रखना है, ये तो फिक्स है कि जूल के तापन नियम में से या तो नियम पूछ लिया जाए या फिर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन करवा लिया जाए। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। तो ये है तुम्हारा जूल का तापन नियम। तो अब हम जूल के तापन नियम के व्यावहारिक अनुप्रयोग देख रहे हैं। जूल के तापन नियम पर आधारित व्यावहारिक अनुप्रयोग। व्यावहारिक अनुप्रयोग। ठीक है, तो जूल के तापन नियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो जूल के तापन नियम का उपयोग देखो विद्युत केतली में किया जाता है, विद्युत हीटर में, विद्युत गीजर में, विद्युत तंदूर में, इन सब उपकरणों में क्या करते हैं हम, जूल के तापन नियम का उपयोग किया जाता है। तो जूल के तापन नियम का उपयोग इन सब में किया जाता है। अब होता क्या है जूल का तापन नियम, यदि हम किसी उचित प्रतिरोधक वाले तार को यदि विद्युत धारा प्रदान करें
तो उसमें कुछ भाग विद्युत धारा का काम में ले जाता है तथा कुछ भाग विद्युत धारा का ऊष्मा के रूप में क्षय कर दिया जाता है। इसे हम कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और जूल का तापन का नियम। तो ये सब उपकरण जूल के तापन के नियम पर चलते हैं। तो इन्हीं के आधार पर हम दो उपकरण ऐसे पढ़ेंगे जो जूल के तापन नियम पर आधारित है कि ऊष्मा का क्षय करते हैं। तो विद्युत धारा देते हैं, ऊष्मा में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसका क्षय करते हैं। तो पहला तो हम पढ़ेंगे विद्युत बल्ब। क्या पढ़ेंगे? विद्युत बल्ब। और दूसरा हम पढ़ेंगे फ्यूज। दूसरा क्या पढ़ेंगे? विद्युत फ्यूज। ये जूल के तापन नियम पर आधारित सामान्य उपकरण है। ये दोनों हमें पढ़ने हैं। तो विद्युत बल्ब, तो विद्युत बल्ब तुम सब जानते ही हो कैसा होता है। तो विद्युत बल्ब अपने घरों में लगा होता है। तो विद्युत बल्ब में होता क्या है, हम विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं। क्या प्रवाहित कराते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं। लेकिन जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो इस विद्युत बल्ब के अंदर जो प्रतिरोधक तार है जिसका पर्याप्त प्रतिरोध होता है, उच्च गलनांक होता है। प्रतिरोधक तार किन्हें कहते हैं? जिसका पर्याप्त प्रतिरोध हो। और उच्च गलनांक वाला धातु का बना हुआ फिलामेंट होता है। धातु का बना हुआ क्या होता है? फिलामेंट। और जो कौन सी धातु का बना होता है? टंगस्टन। कौन सी धातु का बना होता है? टंगस्टन। और टंगस्टन, इसका गलनांक की यदि बात करें तो इसका गलनांक होता है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये होता है। अब होता क्या है, तो विद्युत बल्ब में जैसे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें एक तार लगा होता है जो फिलामेंट धातु मतलब फिलामेंट बना होता है, जो टंगस्टन धातु का बना होता है, जिसका पर्याप्त प्रतिरोधक होता है और उच्च गलनांक वाली धातु है। तो टंगस्टन क्या है? उच्च गलनांक वाली धातु है जिसका फिलामेंट बना होता है। जैसे ही विद्युत धारा जाती है तो फिलामेंट क्या करता है? फिलामेंट उस विद्युत धारा को रोक लेता है। फिलामेंट क्या करता है? विद्युत धारा को रोक लेता है और विद्युत धारा को रोक के इसका क्या करता है? और किस रूप में करता है? ऊष्मा के रूप में। ऊष्मा के रूप में क्षय करता है। अब देखिए ये बल्ब है, ठीक है, ये कोई बल्ब है। अब इसमें ऐसे यहाँ पर लगा है वो फिलामेंट, ये फिलामेंट लगा है, ये टंगस्टन का बड़ा है। गलनांक इसका 3380 डिग्री सेंटीग्रेड है, बहुत ज्यादा गलनांक है। अब इसमें क्या है कि यहाँ कांच के आवरण के अंदर ना एक गैस भरी होती है। क्या भरी होती है? गैस। और वो गैस जो भरी होती है हीलियम, तो नियोन आर्गन गैस भरी होती है। और वो नियोन आर्गन गैस क्या करती है? ये जो ऊष्मा क्षय हुई है उसको प्रकाश के विकिरणों के रूप में उत्सर्जित करती है। प्रकाश के विकिरणों के रूप में उत्सर्जित करती है। किसको? जो ऊष्मा क्षय हुई है उसको। तो इस प्रकार से बल्ब जो है प्रकाश का विकिरण करता है और बल्ब हमें क्या देता है? रोशनी देता है। तो ये भी किस पर काम करता है? जूल के तापन नियम पर काम करता है। दोबारा देख लो विद्युत बल्ब के बारे में, दोबारा सुनो। विद्युत बल्ब जूल के तापन नियम पर आधारित एक सामान्य युक्ति या उपकरण है। इसमें क्या होता है कि जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें एक तार जुड़ा होता है जिसका पर्याप्त प्रतिरोध होता है और इस प्रतिरोधक तार जो धातु का बना होता है वो धातु का फिलामेंट, और फिलामेंट बना होता है टंगस्टन धातु का। तो इसका पर्याप्त प्रतिरोधक उच्च गलनांक है। तो अधिकतम विद्युत धारा देने पर भी ये बिगड़ता नहीं है क्योंकि इसका गलनांक क्या है? ज्यादा है। तो इसका गलनांक होता है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जैसे विद्युत धारा गई तो इसका बल्ब का फिलामेंट क्या करता है? विद्युत धारा को बहने से रोक लेता है और रोक के क्या करता है? क्षय करता है और वो ऊष्मा के रूप में विद्युत धारा क्षयित होती है। अब ऊष्मा के रूप में क्षय हो गई। अब ये जो बल्ब का कांच का आवरण है इसके अंदर भरा होता है नियोन आर्गन गैस का वातावरण। नियोन आर्गन गैस भरी होती है जो क्या करती है? नियोन आर्गन गैस जो ऊष्मा के रूप में जो प्रकाश विद्युत धारा क्षय हुई है उसको प्रकाश के विकिरणों में कन्वर्ट कर देता है। यानी प्रकाश है जो विकिरणों के रूप में बाहर फैलता है और बल्ब हमें क्या देता है? रोशनी देता है।
इसके अलावा इस टंगस्टन धातु का एक उपयोग और है, ये टंगस्टन है ना, टंगस्टन धातु का एक उपयोग और है, और वो है सेना में टैंक बनाने के लिए। हाँ, उपयोग करते हैं इसका सेना में टैंक। देखो गलनांक बहुत ज्यादा है, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड गलनांक बहुत होता है, लोहा पिघल जाता है इतने पे 3380 पे, लेकिन टंगस्टन नहीं पिघलता। तो इसका उपयोग सेना करती है, सेना में टैंक ना, टैंक जो बनते हैं उनमें टंगस्टन धातु मिलाई जाती है, ताकि देखो सेना है, सेना का टैंक है तो युद्ध तो लड़ेगा ही, हो सकता है बारूद गिर जाए, बम फट जाए, परमाणु बम गिर जाए, तो सेना का टैंक उस बारूद को यानी टेम्परेचर जो होगा उसको आसानी से सहन कर लेगा, क्योंकि टैंक बना किससे है, टंगस्टन धातु से, जिसका गलनांक कितना होता है 3380 डिग्री। तो टैंक बनाने में, सेना के टैंक बनाने में टंगस्टन धातु का मुख्यतः उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा विद्युत गलन। इसके बाद दूसरा जो उपकरण है जूल के तापन नियम पर, वो है विद्युत फ्यूज। और विद्युत फ्यूज हमारे घरों में काम में लिया जाता है, और घरों में भी काम में लेते हैं, तो इसे कौन से क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में। ठीक है, विद्युत फ्यूज, और जब इसे हम घरों में काम में लेते हैं, और घरों में काम में लेते हैं, तो इसे कौन से क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो घरों में विद्युत फ्यूज काम में लिया जाता है, और ये श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। होता क्या है कि किसी भी कारणवश, कोई भी कारण हो जाए, हमें नहीं पता, किसी भी कारणवश यदि घर में विद्युत धारा का मान अचानक बढ़ जाए, विद्युत धारा का मान क्या हो, अचानक बढ़ जाए, कोई भी कारण हो सकता है, तारों के ऊपर का कवर हट गए, दो तार आपस से मिल जाए, या एक ही सॉकेट में हम बहुत सारे उपकरण लगा दें, तो विद्युत धारा का मान पे लोड पड़ेगा, विद्युत धारा के मान में कमी आएगी, या विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा। तो कमी की कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ गया तब की दिक्कत है। तो विद्युत धारा का मान अचानक बढ़ जाए तो हमारे घर के विद्युत उपकरणों और हमारे घर में जो फिटिंग हो रही है, लाइट की वायरिंग हो रही है, उन दोनों को बचाने के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में किसका काम लेते हैं, फ्यूज का। सुरक्षा उपकरण के रूप में किसको काम में लेते हैं, फ्यूज को। अब फ्यूज होता क्या है, फ्यूज में हम काम में लेते हैं मिश्र धातु का एक तार, मिश्र धातु का एक तार काम में लेते हैं। अब कौन कौन सी मिश्र धातु है, तो टिन हो सकता है, इसके अलावा लेड हो सकती है, तो इनकी बनी हुई, या फिर इसके अलावा एक धातु और है, मुझे नहीं पता कौन सी है, याद नहीं आ रही कौन सी है, लिख रहा होगा इसमें, हाँ कॉपर, एल्यूमिनियम, लोहा, लेड, और ये लेड वगैरह, इनकी बनी हुई एक मिश्र धातु होती है। इसका गलनांक ठीक ठाक होता है, ज्यादा नहीं तो कम, मतलब गलनांक ज्यादा नहीं होता, ठीक होता है, कम ही होता है, लेकिन फिर भी ठीक होता है। जैसे विद्युत धारा का मान बढ़ता है, तो विद्युत धारा का मान बढ़ेगा तो हमारे घर में जो तार लगे हैं उनमें ताप होगा, यानी उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो बीच में जुड़ा हुआ है फ्यूज, क्या जुड़ा हुआ है, फ्यूज। फ्यूज में इन मिश्र धातुओं से बना हुआ एक तार लगा है, इसका गलनांक ठीक है, लेकिन देखो फ्यूज की आकृति ऐसी होती है, ये कवर होता है कोल्टेज, और कोल्टेज के अंदर ऐसे दो कुत्ते होते हैं, और इनसे एक तार जुड़ा होता है, ऐसे ये होता है फ्यूज। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो ये तार है ना, इसका भी टेम्परेचर बढ़ता है, और जैसे टेम्परेचर बढ़ता है बीच में से पिघल जाता है, बीच में से क्या होता है, पिघल जाता है। और जैसे पिघला तो बताओ विद्युत परिपथ है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो श्रेणी क्रम में सबसे पहले क्या लगा है, विद्युत फ्यूज। तब यही उड़ गया बीच में से, तो क्या आगे विद्युत धारा जाएगी, नहीं जाएगी, यानी आगे विद्युत धारा नहीं जाएगी, और हमारे घर के जो भी उपकरण है, जो भी वायरिंग है, वो सारी सुरक्षित रहेगी। तो इस तरीके से फ्यूज है वो हमारे घर में काम करता है। तो फ्यूज कैसे काम करता है कि हमारे घरों में सुरक्षा उपकरण की दृष्टि से श्रेणी क्रम में लगाए जाने वाले एक उपकरण होता है विद्युत फ्यूज। जब किसी कारणवश, कोई भी कारण हो सकता है, विद्युत धारा का मान अचानक बढ़ जाए तो क्या होता है, हमारे उपकरणों की और हमारे घरों में विद्युत वायरिंग की जो सुरक्षा करने का काम है वो फ्यूज का होता है। फ्यूज होता क्या है, फ्यूज एक मिश्र धातु का बना हुआ तार होता है, उस तार का गलनांक ठीक होता है, मतलब ज्यादा नहीं होता, कम भी नहीं होता, ठीक ठाक होता है, ज्यादा और कम के बीच में होता है। तो ये टिन, लेड, कॉपर, एल्युमिनियम आदि का बना हुआ मिश्र धातु का एक तार है,
और ये क्या है, ये तार जो है ये एक कोल्ट्रिज के अंदर रखा जाता है। और ये कोल्ट्रिज जो है, ये कोल्ट्रिज बना होता है पोर्सेलोन का। ये कोल्ट्रिज किसका बना होता है, पोर्सेलोन का, जो कि विद्युत रोधी होता है, जो कि कैसा होता है, विद्युत रोधी। मिश्र धातुओं का टिन, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम आदि की बनी हुई एक मिश्र धातु है जिसका गलनांक ठीक होता है। इसका क्या विद्युत तार है वो ऐसे जुड़ा होता है। और ये कोल्ट्रिज, और कोल्ट्रिज बना होता है पोर्सेलोन का, जो खुद पे होती है विद्युत रोधी, यानी इसमें करंट नहीं आता। ठीक है। अब जैसे विद्युत धारा का मान बढ़ गया तो साथ के साथ जो टेम्परेचर है, यानी कि तार का ताप, टेम्परेचर है वो भी बढ़ेगा। ताप बढ़ेगा तो वो ताप बढ़ता बढ़ता हुआ यहाँ फ्यूज तक आएगा। फ्यूज में भी जो तार जुड़ा है उसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो पिघल और टूट जाएगा। अब यह टूट गया और ये लगाया घरों के प्रारंभ में, श्रेणी क्रम में शुरुआत में लगाया फ्यूज है जो, क्या आगे विद्युत धारा सप्लाई हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। इस तरह विद्युत फ्यूज जो है वो खुद जलकर यानी खुद पिघल जाता है और ये जूल के तापन के नियम पर काम करता है और हमारे घर के सारे उपकरणों को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। रखता है, यह प्रयास क्या करता है, रखता है। अब